हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम अभी जो सीरीज को चला रहे हैं, तो उस सीरीज में आप अपने इंडिविजुअल चार्ट्स को कैसे देखेंगे, इसको इस एग्जाम्पल चार्ट से आप समझ सकेंगे। जैसे कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे अपनी कुंडली को बनाएंगे, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपका ये फर्स्ट हाउस होता है, उस फर्स्ट हाउस के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। आपको जो हम सीरीज बना रहे हैं उसमें उस नंबर को पहले चेक करना है, क्या वो नंबर आपके साथ मैच करता है कि नहीं। ये नंबर 1 से लेकर 12 तक होते हैं, यानी कि 12 अलग अलग लगन होते हैं। जैसे कि इन जातक का जो लगन है वो 9 नंबर से आ रहा है, इसका मतलब धनु लगन का वीडियो इनके ऊपर सुटेबल होगा। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इनके में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं 6 नंबर राशि से, तो इनके ऊपर कन्या लगन का भी वीडियो इनको एक बार देखना चाहिए। अब जब हम ये चीज को डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या चीज देखनी है, ये हमारे को पहली एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि रिक्वायर्ड वीडियो आपके लिए कौन सा है जो आप पे काम करेगा। दूसरी चीज हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में लगन क्या है। जैसे इनके केस में देखेंगे तो यहाँ पे 28 डिग्री लिखा हुआ है। मैंने आपको जैसे वहां पे सीरीज दिखाई थी 0 से लेके 13, फिर 13 से लेके 26, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 26 से लेके 30 के बीच का आ रहा है। तो उत्तराषाढ़ा यानी कि इनके लिए जो इनका सबकॉन्शियस माइंड है, इनका मिड पॉइंट लॉर्ड जो है वो है सूर्य। सूर्य क्योंकि इनका मिड पॉइंट लॉर्ड है और वो कर्म क्षेत्र में 10th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि स्ट्रांगली एक अच्छे स्टेटस को बनाने की कोशिश करेगा। सूर्य अपने साथ कहीं ना कहीं किस्मत 9th हाउस की लॉर्डशिप लेके चले हुए हैं, इसीलिए जातक जो है हो सकता है अपने फादर की तरफ थोड़ा सा एक झुकाव रखते हो या फिर धर्म की तरफ झुकाव रखते हो, क्योंकि 9th हाउस की चीजों के साथ उनका एक अच्छा कनेक्शन है, एक किस्मत का कनेक्शन। ये तो ऊपर की चीजें हुई। आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आपको अपनी कुंडली में चेक करनी है दशा। दशा जैसे कि इनके ऊपर देखेंगे तो गुरु में इनके ऊपर बुध की अंतर्दशा चल रही है। जब आप इस चीज को चेक कर लेंगे तो फिर आपको आना है और स्ट्रेंथ देखनी है। क्या जुपिटर में स्ट्रेंथ है? मैंने कहा था 100 से ऊपर होनी चाहिए, 137 ठीक है। बुध में स्ट्रेंथ है, हाँ 117, ये भी दोनों पॉजिटिव हैं। क्या प्लेनेट रिजल्ट्स दे पाएंगे? देखिए, जो मैंने आपसे कहा था कि विमशोपक बल भी एक चीज होती है, तो विमशोपक बल में जो गुरु है उसमें कहीं ना कहीं 20 में से 8 पॉइंट है, यानी कि जुपिटर उतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं दे सकता जितना कि वो देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गुरु के कुछ उपाय हम इनसे करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं और आप लोगों को हम ये षडबल का बताते हैं, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर आपको षडबल प्रोवाइड कर देते हैं। अब इस कुंडली में देखिए कि इन जातक की कुंडली में चीजें देखने में कितनी अच्छी दिखाई देती हैं, मगर कुछ परेशानियां आ रही हैं। इनका कहना है कि तकरीबन पिछले 2 साल से मुझे प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मैं उसको 2 मिनट में दिखा सकता हूं, लेकिन इस समय मैं पूरी चीज़ों को समझाऊंगा कि ऊपर से चमकती हुई दिखने वाली चीज़ के अंदर की भी चीज़ हकीकतों को समझना होता है। यही है एस्ट्रोलॉजी। देखिए, इस कुंडली में 4 ग्रह, एक तो खुद सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा इंसान का मन, तीसरा इंसान की बुद्धि और चौथा भ्रमित करने वाला राहु, ये सब एक साथ कनेक्ट हो गए 10th हाउस से, यानी कि स्टेटस जो होगा वो भी दिया जाएगा और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स की बनने की पूरी संभावना बनेगी। दूसरी प्लस पॉइंट देखिए, इनका जो अर्निंग का मालिक है शुक्र, वो कहीं ना कहीं किस्मत के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि किस्मत को लाभ दिया जा रहा है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जब कभी भी कुछ चुनौतियां आएंगी तब तब कोई आशीर्वाद काम भी करेगा, जो कि इनको उससे उभारेगा भी। साथ में यहाँ पे शनि बैठ गए हैं। शनि यहाँ बैठ गए इसलिए मैं वो कहते कहते रुका था कि फादर के साथ जो है एक तरीके से वो एरिया या किस्मत जो है या फादर जो है
उनके साथ वो एक तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, हमारे लिए प्राइम इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं, क्योंकि शनि कुंडली में जहाँ बैठते हैं वहाँ का वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं लाइफ में रह के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शनि की मौजूदगी इस बात को दिखाती है कि धन का स्वामी और पराक्रम का स्वामी होकर ये शनि किस्मत में जुड़ा है। किस्मत में थोड़े सी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्योंकि शनि जहाँ भी बैठेगा वहाँ पे थोड़े से अप्स एंड डाउन्स देगा, लेकिन पैसे और करेज दोनों को बढ़ाए रखेगा। ये एक प्लस पॉइंट था। इस कुंडली के अंदर अगला जो प्लेनेट हम देख रहे हैं वो है मंगल। मंगल इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी होकर सप्तम से जुड़ा है, जो एक तरफ से तो कुछ हद तक प्रेम को दर्शाता है, लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड होकर मंगल 7th हाउस से जुड़ा है, तो कुछ लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। ये ऊपर ऊपर का एक एनालिसिस है जो आपको दिखा रहा हूँ। केतु इस कुंडली में बैठा है 4th हाउस में 12 नंबर की राशि को लेकर, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, तो मन में हमेशा कुछ एक खालीपन सा बचपन से बने रहने की संभावना यहाँ पे बनती है। ये चीजें तो हमें देखने को मिल रही हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि इनका सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में है, तो 6 नंबर की जो चीज है, यानी आपकी कन्या लगन वाली बात जो है वो भी इन पे लागू होगी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब किस्मत की कुंडली में लेके चलते हैं। किस्मत की कुंडली इनकी वर्गोत्तम है, तो हमें कुछ मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। वर्गोत्तम होने के साथ साथ इस कुंडली में देखिए किस्मत में लाभ भाव का जो स्वामी है वो लगन से कनेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए लाभ जो है वो लिखा ही लिखा था। गुरु जो है किस्मत की कुंडली में वो नीच होते हैं, जो कि कहाँ के स्वामी हैं? एक तो वो स्वामी है आपके 1st हाउस पर्सनैलिटी के, और दूसरे वो स्वामी है आपके सुख और चैन 4th हाउस के। उसका नीच होना कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नेगेटिव है, इसकी दशा में ये एक परेशानी देखने को मिल सकती थी। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस कुंडली में मंगल वर्गोत्तम थे, यानी कि जो 12th हाउस है, थोड़ा सा परेशान होना, मानसिक परेशानी होना मैरिज में या फिर व्यापार में, ये नजर आता है। अब इसमें कुछ नोट करने वाली बातें हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं। देखिए, कुंडली को देखते हुए जब आप देखोगे कि बुध जो है वो तो उच्च का हो गया, तो आप पहले सोचोगे बहुत ही खुश होने की बात है। यहाँ पे हम बुध को देखेंगे तो ये व्यापार करने आए, यहाँ भी हम बोलेंगे कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये व्यापार ही करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दो चीजें हमें स्ट्रांगली दिखा रही थी कि जातक जो है वो बिजनेस करेंगे। अब इस नवमांश की कुंडली को ध्यान से देखें तो एक तरफ है शनि और एक तरफ है राहु, और कहीं ना कहीं 7th हाउस, हाउस ऑफ मैरिज एंड बिजनेस, वो पाप कतरी के बीच में है शनि और राहु के कारण। तो कुछ चुनौतियां हमेशा जिंदगी में आती ही रही होंगी इनको, इनके व्यापार और मैरिज के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लस पॉइंट ये है कि सूर्य जो है वो किस्मत में बैठे हैं, इसलिए जातक जो है वो कहीं ना कहीं धर्म के साथ और चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में लेकर आगे बढ़ने में सक्षम हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात, जो इनका कहना था कि मैं जिस दशा में चल रहा हूँ वो दशा है गुरु में बुध की, और तकरीबन तकरीबन 2-2.5 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो देखो, मैं पहले सोर्स ऑफ अर्निंग को आपको सीधे दिखा रहा हूँ कैसे इम्पैक्ट हो रही है, फिर चलूंगा पूरी डेप्थ के साथ कि क्यों हो रही है। कैसे हो रही है का जवाब ये है कि चंद्रमा और सूर्य, मन और आत्मा दोनों जहां बैठे हैं, वहां से लाभ भाव का जो स्वामी तो आएगा वो आएगा चंद्रमा के पास, यानी कि 4 नंबर। और मैंने अभी आपसे कहा कि गोचर में इस समय 4 नंबर, 12 नंबर, ये दोनों ही राशियों के ऊपर शनि केतु का प्रभाव है जो कि परेशान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा मन और सूर्य जो कि आत्मा होती है, उस पे ये वाली चीज आपके साथ बन रही है। इस लगन कुंडली में हम यहाँ पे वापस मेन लगन पे ही आ रहे हैं जहाँ से हम शुरू होते हैं। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि आप क्यों मन से परेशान हो और क्यों कहीं ना कहीं आत्मा से भी थोड़ी सी ये अपने आप को ऐसा महसूस हो रहा है। अब हम चलते हैं एक्चुअल में कि जो बात है वो क्या है। दशा गुरु की, अंतरदशा बुध की, बुध देखने में उच्च के, लेकिन परेशानी क्यों? तो परेशानी क्यों का जो जवाब है वो कहीं ना कहीं दूसरे किसी चार्ट्स में छिपा होता है। जब मैं पहले से कहता था कि जो आपको नवमांश कुंडली दी जाती है वो लगन का नवमांश है, जबकि हमें जो चाहिए वो होना चाहिए किस्मत की किस्मत। और किस्मत की किस्मत में देखिए सब कुछ
वैसे ही साफ हो जाएगा जैसे कि आपको दिखना चाहिए। गुरु की महादशा थी, ठीक है। गुरु की महादशा में गुरु जो है वो बैठे कहाँ पर हैं? वो बैठे हैं आपके व्यापार के भाव में। मैंने आपको जस्ट D9 दिखाते हुए ये कहा था कि वहां पे वो नीच है, लेकिन किस्मत की किस्मत में देखिए वो गुरु उच्च है, परंतु उच्च कहाँ है? अष्टम भाव में। गुरु उच्च है तो कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं व्यापार के अंदर, ठीक है। और क्योंकि वहां पे वो थोड़े से नीच हुए हैं, D9 में थोड़ी बहुत परेशानियां दिख रही हैं, वहां पे हम उसके लिए गुरु को डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं मान सकते, क्योंकि एक्चुअल में हम देख रहे हैं कि बिहाइंड द सीन ये पॉजिटिव था। पूरी की पूरी दशा को आपने रिपोर्ट नहीं किया, आपने रिपोर्ट किया है गुरु में बुध। इसीलिए मैं इस चीज को यहाँ पे बहुत ही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए गुरु की पूरी महादशा खराब नहीं चली गई, भले नवांश में D9 की कुंडली में गुरु नीच थे, पूरी की पूरी दशा को खराब नहीं मानेंगे। खराब कैसे हुई? गुरु जो है वो उच्च है किस्मत की किस्मत में, लेकिन अष्टम भाव में है, जो कि परेशानियों को थोड़ा सा देगा। यानी गुरु में चंद्रमा की दशा पड़ेगी तो भी थोड़ी सी परेशानी है, और कहीं ना कहीं गुरु की दशा थोड़ा सा परेशान किस्मत में करते रहेगी। लेकिन आप देखिए कि जो बुध है किस्मत के अंदर, जो ऊपर से देखने में तो उच्च दिखते हैं, वो किस्मत से किस्मत में कहीं ना कहीं नीच राशिस्त हो गए हैं। हाँ, ये प्लस पॉइंट है कि जुपिटर का एस्पेक्ट है, चीजों को ठीक कर लेंगे। लेकिन अभी भी ये बुध जो है वो शनि और केतु के पापकत्री प्रभाव को लिए हुए है। और आप देख लीजिए कि ये जो दशा है ये बुध की है, 2019 के बाद से चली। आपने 2020 कहा, कहीं ना कहीं केतु फैक्टर शुरू हुआ, और ये दशा आपको परेशान कर रही है क्योंकि किस्मत से किस्मत में वो नीच का है। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा उपाय यहाँ हमें बुध का करना होगा। दूसरी और एक बात है जो कि मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा, कुंडली के ऊपर की चीजें मैंने आपको बता दी थी कि भैया देखो ये इस तरीके से स्टडी करना कि आप सबसे पहले दशा को लेना, दशा के बाद आपसे मैंने कहा था अष्टक वर्ग को लेना होता है। अष्टक वर्ग कुछ ऐसी चीज होती है, ठीक है। इसमें हम देख रहे होते हैं कि गोचर कहाँ से हो रहा है। जैसे इनके केस में हम देख रहे हैं गुरु जहां से गोचर कर रहा है सिर्फ 1 पॉइंट दे रहा है, इसका मतलब है गुरु का गोचर इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ऐसा कहने के लिए हम जो तर्क लगाएंगे उसके पीछे कारण होना चाहिए। देखिए गुरु इस समय जहां से गोचर कर रहे हैं अप्रैल के बाद से, वहां पे पॉइंट देने वाला ग्रह कौन है? वो बुध है। तो इंसान को इस समय बुध यानी कि उसके व्यापार में और उसके स्टेटस में ये गुरु समर्थन देंगे। तो मैं क्या इसको बुरा बोलूं 1 पॉइंट को? नहीं, यहाँ पे ये बुरा नहीं है, क्योंकि ये इंसान को उसके व्यापार में और उसके स्टेटस में राइज देगा। इसलिए भले वो 4 पॉइंट से कम हो, आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको बारीकियों को पकड़ना होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं, इस चार्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस कुंडली में, लगन कुंडली में कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका नवमांश था, जो किस्मत की कुंडली थी, उसमें गुरु और केतु श्रापित हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किस्मत के अंदर ये गुरु का श्रापित होना, जब हम नवमांश की कुंडली देख रहे थे तो कहाँ पे? सेकंड हाउस को इम्पैक्ट किए हुए था, जो कि आपके सेविंग्स हैं। अगर आप फिर से अपने ओरिजिनल उस D9 को देखेंगे तो आप देखिए यही है ना गुरु और केतु, और यही पीरियड के अंदर आके कहीं ना कहीं धन का कुछ नाश हो रहा है। इसके उपाय आपको भेज दिए जाएंगे। साथ ही साथ हम क्योंकि प्रोफेशन को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हुई आपकी प्रोफेशन का चार्ट। ये भी शुरू होता था आपके स्टेटस से, और इसको जब हम बनाते हैं आपके लगन के बराबर करने के लिए, तो हम ये देख लेते हैं कि शनि क्योंकि 10th हाउस के साथ कनेक्ट हुए थे, इस कारण से इसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन बनना मुमकिन था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। हाँ, ये जरूर कहूंगा मैं कि आपका जो व्यापार है इसमें कुछ फैक्टर 12th हाउस के होने चाहिए। हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ चीज़ों को आप कर सकते हो, या विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों को कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि हमने गुरु को तो पकड़ लिया, अब हम अगर इनके बुध को पकड़ने की कोशिश करें तो हम क्या देख रहे थे कि जो हमारा दशमांश का चार्ट है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं ये शुक्र और चंद्रमा, ये दो ग्रह श्रापित हो रहे थे, ठीक है। बुध तो कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है, लेकिन शुक्र
केतु और चंद्रमा, ये 3 ग्रह यहाँ पे श्रापित हो रहे थे। इस कारण से ये कहा जा सकता है कि आप अगर शुक्र से जुड़े हुए, चंद्रमा से जुड़े हुए कोई चीज़ों में काम कर रहे होंगे तो भी आपको बिजनेस के अंदर परेशानी आ रही होगी, क्योंकि ऊपर ऊपर की चीज़ों को मैंने आपको दिखाया कि आपको किस्मत से किस्मत वाले पीरियड में जो बुध है वो नीच का हो रहा है, इसीलिए कुछ इम्पैक्ट वो नेगेटिव कर रहा है। लेकिन वो क्यों कर रहा है, तो हो सकता है आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स के साथ डील कर रहे हो जो कि आपके दशमांश या नवमांश की कुंडलियों में श्रापित है। ऐसी परिस्थिति में उस तरफ आगे बढ़ने में जब इंसान आगे बढ़ता है तो किस्मत या उसके कर्म उसको पीछे खींचा करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बोर्ड पे नहीं समझाई जा सकती। जब मैं श्रापित ग्रहों की बात करता हूं तो उसकी पूरी एक मैंने वीडियो भी बना के रखी हुई थी, वहां पे आप समझ सकते हो। श्री राम के पास सब कुछ था लेकिन एक श्राप के कारण सब कुछ वनवास हो गया। इसीलिए अगर कोई ग्रह श्रापित होता है तो मैं पहले ही कहता हूं कि हाँ, हम उपाय देंगे, आप आशीर्वादों को लेते रहो, जब वो श्राप खत्म होगा तो चीजें आपको हासिल होंगी। ऐसी परिस्थिति में दशाएं और अंतर्दशाएं दोनों में ही हम किसी रिजल्ट्स को कोई टाइम बाउंड नहीं कर पाते, क्योंकि इस बात को आप समझो कि कोई ग्रह देना तो चाहता है लेकिन अगर उसके ऊपर कोई चीज शील्डेड है, अभी उसका कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं हमारे पास, बट अगर वो शील्डेड है तो भी वो हमें कई बार नहीं मिलती हुई दिखाई देती, या फिर उन चीजों में हमें परेशानियां देखने को मिलती। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। जो मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ वो आप समझ गए। आपको क्या फर्स्ट चीज देखनी है, देन चंद्रमा और सूर्य को देखना है, और फिर साथ ही साथ ये लगन के साथ साथ आपको क्या देखना है, दशा अंतरदशा उनके कहीं पे भी अष्टक वर्ग आपको जो मिलेंगे वो देखने हैं, उनका षडबल भी आपको जरूर देखना है। तो कुल मिला के इस तरीके से एक एक्चुअल कुंडली की स्टडी होती है। आपको अपनी कुंडली में अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, आप चेक करने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं पकड़ में आ रहा, तो आप कमेंट्स में डेट शेयर कीजिएगा, डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जो भी उसमें आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब आपको जरूर मिलेंगे। इन जातक के लिए हम कह सकते हैं गुरु का ये जो गोचर हो रहा है ये व्यापार में और कहीं ना कहीं उनके स्टेटस में सपोर्ट करेगा। और जब गुरु आगे आएंगे 12 नंबर जहाँ पे घती लगन लिखा है, तो वो 1 साल, अप्रैल के बाद का 1 साल इनको एक अच्छा राइज देने की तैयारी होगी। फिर भी थोड़ा सा हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो दशा है वो 2022 के मार्च तक है, तो इस मार्च तक की दशा में वो बुध जो है वो थोड़ी सी नीचता वाले अपने प्रभाव भी दिखा रहे हैं, उससे आपको संभालना है। इसके बाद जब ये केतु के फैक्टर्स के साथ हम चलेंगे, तो क्योंकि केतु को मैंने आपको श्रापित बताया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गुड पोजीशन कहने के बजाय मैं पहले कहूँगा कि आप आशीर्वाद वाली चीज़ों को शुरू कर देना। तो इस पीरियड के अंदर इसकी जो कुछ नेगेटिविटी अगर होती है तो ये ख़त्म भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ग्रह श्रापित है तो बुराई करता है। कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जहाँ पे ग्रह श्रापित है तो इसने ऊंचे पदों तक भी पहुंचाया है, तो ग्रह के श्रापित होने से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई ग्रह अपने को श्रापित लगता भी है तो अपन दूसरों की सेवा करके उनके आशीर्वाद को लेकर अपनी किस्मत को, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करते हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेना चाह रहा हूँ कि आप जब किसी भी कुंडली के विश्लेषण को करेंगे या अपनी कुंडली को देखेंगे तो कुछ बारीक चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको ना पकड़ में आए, उसको आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। उससे हम कुछ नई और नई चीजों को खोज के निकालेंगे। जो चार्ट्स मैंने आज इस कुंडली में दिखाए हैं वो चार्ट्स डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से बायोलॉजी जो थी या हमारा मेडिकल साइंस जो था वो कभी रुका नहीं था, उसने हर चीज़ों को बारीकी से पकड़ने की कोशिश की थी। तो जो ये डेप्थ वाले चार्ट्स होते हैं ये उसी तरीके से हैं जैसे कि जेनेटिक्स के अंदर हम जाके पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे बुध नीच का था, ये अंदर की इंटरनल प्रॉब्लम जो उसकी थी ये हम पकड़ पा रहे थे। तो इन तरह की चीज़ों को पकड़ने के लिए इन चार्ट्स को यूटिलाइज करते हैं, अन्यथा आपको कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसे चार्ट्स बना के नहीं देते, इसलिए आप उन चीज़ों को वहाँ तक नहीं पकड़ पाते। बट स्टिल आप में से जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी के रिसर्च में काम कर रहे हैं वो जरूर अपने अनुभव को मेरे साथ शेयर करें ताकि और हम चीज़ों को काफ़ी रिफाइन कर सकें। धन्यवाद।